अगर गरुड़ और वासुकी आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? आकाश की अग्नि जीतेगी या पाताल की गहराई? लेकिन उससे पहले समझना होगा गरुड़ आखिर था कौन और वासुकी की असली शक्ति क्या थी। क्योंकि यह सिर्फ दो पौराणिक पात्रों की कहानी नहीं है, यह दो शक्तियों का टकराव है। स्काई वर्सेस डेप्थ, स्पीड वर्सेस कॉन्स्ट्रिक्शन, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। और अगर इन दोनों का युद्ध होता तो उसका असर सिर्फ धरती पर नहीं, पूरा ब्रह्मांड महसूस करता। भाग 1, गरुड़, जन्म, विद्रोह और आकाश पर अधिकार। गरुड़ का विस्तृत वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उनके पिता थे आर्ष कश्यप, माता विनता। कश्यप की दूसरी पत्नी थी कद्रु। कद्रु से जन्मे नाग, विनता से जन्मे गरुड़। यहीं से कहानी शुरू नहीं होती, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक दिन विनता और कद्रु के बीच शर्त लगी। विषय था उच्चैःश्रवा नामक दिव्य घोड़े का रंग। विनता ने कहा वह श्वेत है। कद्रु ने कहा उसकी पूंछ काली है। कद्रु ने छल किया, अपने नागपुत्रों से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। विनता शर्त हार गई और दासी बन गई। अब यह केवल कथा नहीं है, यह डिसेप्शन, पावर पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस की कहानी है। गरुड़ ने जब यह देखा तो उसका जीवन लक्ष्य तय हो गया। फ्रीडम, अपनी मां को मुक्त कराना। नागों ने शर्त रखी, स्वर्ग से अमृत ले आओ। यह असंभव कार्य था। स्वर्ग देवताओं का क्षेत्र, इंद्र उसका शासक, अमृत अमृतत्व का स्रोत। लेकिन गरुड़ रुका नहीं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि गरुड़ ने उड़ान भरी, इतनी विशाल कि सूर्य भी उसकी छाया से ढक गया। देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की। अग्नि, वायु, वज्र, इंद्र का वज्र उस पर गिरा, लेकिन गरुड़ अडिग रहा। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, वह अमृत लेकर आया लेकिन स्वयं नहीं पिया। यह पॉइंट क्रिटिकल है। पावर विदाउट ग्रीड। विष्णु प्रकट हुए, गरुड़ से प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया अमृत, और गरुड़ ने मांगा मैं आपका ध्वज बनूं, आपका वाहन बनूं। यह सबमिशन नहीं था, यह अलाइनमेंट था। पावर अलाइनिंग विद प्रिजर्वेशन। अब इसे सिंबॉलिक रूप में देखें। गरुड़ रिप्रेजेंट्स वर्टिकल पावर, एयर डोमिनेंस, स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी। मॉडर्न वर्ल्ड में देखें, एयर कंट्रोल इक्वल्स मिलिट्री डोमिनेंस, सैटेलाइट कंट्रोल इक्वल्स इंफॉर्मेशन डोमिनेंस। जो ऊपर है वही देख सकता है, जो ऊपर है वही नियंत्रण रख सकता है। गरुड़ उसी ऊंचाई का प्रतीक है। अब वैज्ञानिक आधार देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, गोल्डन ईगल, हिमालयन ग्रिफन जैसे विशाल पक्षी रहे हैं। सर्पेंट ईगल विशेष रूप से सर्प भक्षक है। कल्पना कीजिए, प्राचीन मानव ने देखा एक विशाल पक्षी सर्प को पंजों में दबाकर आकाश में उड़ गया। वह दृश्य मिथ बनने के लिए पर्याप्त है। स्काई प्रेडेटर वर्सेस ग्राउंड सर्पेंट। यह पैटर्न मेक्सिको से लेकर ग्रीस तक मिलता है। ज़्यूस का ईगल, एज़टेक ईगल, मेसोपोटेमियन अंजू बर्ड। यह केवल भारतीय कल्पना नहीं है, यह आर्किटाइपल इमेज है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, गरुड़ केवल शिकारी नहीं, वह डिसिप्लिन्ड शक्ति है। वह अमृत को स्वयं ग्रहण नहीं करता। यह बताता है गरुड़ अनकंट्रोल्ड एग्रेशन नहीं है, वह पर्पस ड्रिवन फोर्स है। और यही उसे वासुकी से अलग बनाता है। लेकिन अगर गरुड़ आकाश का स्वामी है तो पाताल का स्वामी कौन है? और अगर वह पाताल की शक्ति पूरे ब्रह्मांड को मथने की क्षमता रखती हो तो क्या आकाश की गति उस दबाव को झेल पाएगी? अब समझते हैं वासुकी। भाग 2, वासुकी, ऊर्जा, दबाव और समुद्र मंथन का विज्ञान। अगर गरुड़ आकाश की गति है तो वासुकी गहराई की शक्ति है। गरुड़ ऊपर से वार करता है, वासुकी पकड़कर दबाता है। गरुड़ आक्रमण है, वासुकी नियंत्रण है। वासुकी का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। उसे नागों का राजा कहा गया है। लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहां आती है? समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन घटना क्या थी? देव और असुर दोनों अमृत चाहते थे। समस्या यह थी कि अमृत क्षीर सागर में छिपा था। उसे निकालने के लिए मंथन करना आवश्यक था। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया।
लेकिन रस्सी कौन बनेगा? वासुकी। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूरे ब्रह्मांडीय समुद्र को चर्न करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वह साधारण नहीं हो सकती। वासुकी ने स्वयं को पर्वत के चारों ओर लपेटा। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर। खींचना शुरू हुआ, मंथन शुरू हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब इसे प्रतीकात्मक रूप से समझते हैं। समुद्र क्या है? अराजकता, अनंत संभावना, अनप्रोसेस्ड एनर्जी। मंथन क्या है? प्रेशर, फ्रिक्शन, रोटेशनल फोर्स। जब किसी ऊर्जा को लगातार घुमाया और दबाया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मॉडर्न साइंस में देखें, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, हाई प्रेशर सिस्टम्स, एनर्जी प्लस रोटेशन प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स न्यू एलिमेंट्स। समुद्र मंथन से क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष। मतलब जब आप गहराई में दबाव डालते हैं तो पहला परिणाम हमेशा सकारात्मक नहीं होता। शिवा ने वह विष पिया। यह क्या दर्शाता है? अनकंट्रोल्ड एनर्जी को संभालने के लिए एक संतुलित शक्ति चाहिए। वासुकी की स्थिति। एक रोचक विवरण यह है कि देवताओं ने वासुकी का मुख असुरों की ओर रखा। क्यों? क्योंकि मंथन के दौरान उसके मुख से विष निकल रहा था। यह सिंबलिज्म है। पावर डेंजरस होती है, एनर्जी टॉक्सिक भी हो सकती है। जो उस ऊर्जा के सीधे संपर्क में है उसे उसका परिणाम झेलना पड़ता है। वासुकी केवल रस्सी नहीं था, यह समझना जरूरी है। वह केवल एक पैसिव टूल नहीं था, वह प्रेशर मैकेनिज्म था। वह टेंशन क्रिएट कर रहा था। यदि वासुकी न होता तो समुद्र मंथन संभव नहीं था। मतलब क्रिएशन प्रोसेस में उसकी केंद्रीय भूमिका है। गरुड़ अमृत लाता है, वासुकी अमृत निकलवाता है। डिफरेंस समझिए। गरुड़ बराबर रिट्रीवल फोर्स, वासुकी इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स। कुंडलिनी का आयाम। यौगिक परंपराओं में सर्प को कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी रीढ़ के आधार में स्थित संभावित शक्ति, कॉइल्ड एनर्जी। वासुकी भी कुंडलित है। जब तक वह स्थिर है ऊर्जा सोई हुई है, जब वह सक्रिय होती है तो परिवर्तन होता है। यह साइकोलॉजिकल भी है। गरुड़ बराबर आउटवर्ड एक्सपेंशन, वासुकी इक्वल्स इनवर्ड कॉन्सेंट्रेशन। शिव के गले का सर्प। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक। वासुकी को शिव के गले में दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि रॉ एनर्जी को कंट्रोल में रखना आवश्यक है। शिवा रिप्रेजेंट स्टिलनेस, वासुकी रिप्रेजेंट्स फोर्स, एनर्जी अराउंड अवेयरनेस। गरुड़ वर्सेस वासुकी। दूसरा अंतर, गरुड़ वर्टिकल डोमिनेंस है, वासुकी हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है। गरुड़ ऊपर से देखता है, वासुकी नीचे से जकड़ता है। गरुड़ तेज है, वासुकी धैर्यवान है। गरुड़ खुला है, वासुकी कुंडलित है। ये दो अलग शक्ति प्रणालियां हैं। एक गहरी तुलना आज की दुनिया में देखें। गरुड़ माइंडसेट, इनोवेशन, डिसरप्शन, रैपिड ग्रोथ। वासुकी माइंडसेट, डीप फोकस, प्रेशर बिल्डअप, ट्रांसफॉर्मेशन। एक स्टार्टअप गरुड़ की तरह तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए वासुकी जैसी संरचना चाहिए। अब तक हमने देखा गरुड़ गति है, वासुकी दबाव है। गरुड़ आकाश है, वासुकी गहराई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर यह दोनों शक्तियां सीधे आमने सामने आ जाएं, तो क्या परिणाम होगा? क्या गति दबाव को तोड़ देगी या दबाव गति को रोक देगा? अब हम सीधे तुलना करेंगे और समझेंगे, यदि युद्ध होता तो कौन भारी पड़ता। भाग 3। यदि गरुड़ और वासुकी आमने सामने आते तो क्या होता? अब तक हमने देखा गरुड़ गति है, वासुकी दबाव है। गरुड़ आकाश का स्वामी है, वासुकी पाताल की गहराई का। लेकिन प्रश्न अभी भी अधूरा है, क्या कभी इन दोनों का सीधा युद्ध हुआ? शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता जहां गरुड़ और वासुकी आमने सामने युद्ध करते हों, लेकिन शत्रुता स्थापित है।
गरुड़ को नागांतक कहा गया है, नागों का शत्रु, और नागों में वासुकी राजा है। मतलब संघर्ष की संभावना शास्त्रीय रूप से मौजूद है। अब कल्पना नहीं, संभावना का विश्लेषण करते हैं। पहला परिदृश्य, आकाश में युद्ध। यदि युद्ध आकाश में हो, गरुड़ की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? स्पीड, हाइट एडवांटेज, विजिबिलिटी। वह ऊपर से वॉर करता है, वह दूर से देख सकता है। मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इसे कहते हैं एयर सुपरियरी। जो ऊपर है वही बैटलफील्ड कंट्रोल करता है। वासुकी की समस्या यहां स्पष्ट है। वह भारी है, वह लंबा है, वह कुंडलित ऊर्जा है, लेकिन खुला आकाश उसकी प्राकृतिक भूमि नहीं है। यहां गरुड़ को स्पष्ट लाभ है। दूसरा परिदृश्य, पाताल या गहराई में युद्ध। अब बैटलफील्ड बदलते हैं। गहराई, अंधकार, संकरी जगह। यहां गति कम महत्व रखती है। यहां एंड्योरेंस और कंस्ट्रिक्शन महत्वपूर्ण है। वासुकी का शरीर केवल लंबा नहीं, वह दबाव उत्पन्न कर सकता है। सर्प की युद्ध शैली सीधी नहीं होती, वह जकड़ता है, धीरे धीरे श्वास रोकता है। फिजिक्स में इसे कंप्रेशन फोर्स कहा जाएगा। यदि गरुड़ जमीन पर गिर जाए तो उसकी पंखों की शक्ति सीमित हो जाती है। यहां वासुकी को बढ़त मिल सकती है। तीसरा परिदृश्य, अमृत का पुनः संघर्ष। कल्पना कीजिए, अमृत फिर से प्रकट होता है। गरुड़ रिट्रीवल एक्सपर्ट है, वह रिसोर्स लाने में सक्षम है, लेकिन वासुकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है, वह रिसोर्स निकाल सकता है। अगर अमृत को लेकर संघर्ष हो तो यह सीधा युद्ध नहीं होगा, यह स्ट्रैटेजी बनाम स्ट्रैटेजी होगा। गरुड़ इक्वल्स क्विक स्ट्राइक, वासुकी इक्वल स्लो चोक। समुद्र मंथन का संकेत। समुद्र मंथन में वासुकी केंद्र में था। गरुड़ उस घटना में सक्रिय पात्र नहीं था। यह बताता है कि दोनों की भूमिकाएं अलग थीं। एक चर्न करता है, दूसरा रिट्रीव करता है। क्रिएशन प्रोसेस में दोनों की जरूरत है। प्रतीकात्मक युद्ध। अब इसे लिटरल फाइट की तरह मत देखिए, यह साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। गरुड़ क्या दर्शाता है? फ्रीडम, विजन, एक्सपेंशन। वासुकी क्या दर्शाता है? डेप्थ, एनर्जी, कंट्रोल। मानव जीवन में यह संघर्ष रोज होता है। क्या हम तेजी से आगे बढ़ें या गहराई में उतरकर शक्ति संचित करें? क्या इनोवेशन जीतता है या स्टेबिलिटी? एक और दृष्टिकोण, यदि गरुड़ वासुकी पर हमला करता तो वह पहले उसकी आंखों को टारगेट करता, क्योंकि सर्प का स्ट्राइक विजन आधारित होता है। लेकिन यदि वासुकी गरुड़ को पकड़ लेता तो वह पंखों को इमोबिलाइज करता। यह प्योर बायोमैकेनिकल डिफरेंस है। बर्ड स्ट्रैटेजी, स्पीड प्लस क्लॉज। स्नेक स्ट्रैटेजी, ग्रिप प्लस एंड्योरेंस। क्या कोई विजेता तय किया जा सकता है? सीधा उत्तर, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग परिस्थितियों में श्रेष्ठ हैं। गरुड़ खुले विस्तार में अजेय हो सकता है, वासुकी सीमित दबाव वाले क्षेत्र में। पावर कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर है। गहरी व्याख्या। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि नाग और गरुड़ का संघर्ष आर्य और अनार्य परंपराओं का प्रतीकात्मक रूप हो सकता है। यह सांस्कृतिक संक्रमण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण सिद्ध नहीं है। यह केवल एक एकेडमिक संभावना है। अंतिम प्रश्न, तो यदि गरुड़ और वासुकी आमने सामने आए, क्या यह युद्ध होगा या संतुलन? क्या यह विनाश होगा या पुनर्संरचना? क्योंकि समुद्र मंथन ने दिखाया, दबाव और गति साथ हों तो सृजन होता है। शायद असली प्रश्न यह नहीं है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, बल्कि यह है, क्या ये दोनों शक्तियां वास्तव में विरोधी हैं या एक ही प्रणाली के दो पक्ष? अब अंतिम भाग में हम इन दोनों को आधुनिक दुनिया से जोड़ेंगे और समझेंगे गरुड़ और वासुकी आज भी हमारे भीतर कैसे सक्रिय हैं। भाग 4, संघर्ष नहीं, संतुलन। गरुड़ और वासुकी का अंतिम अर्थ। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या गरुड़ और वासुकी वास्तव में शत्रु हैं या वे एक ही प्रक्रिया के दो आवश्यक पक्ष हैं? समुद्र मंथन को फिर से याद कीजिए। यदि केवल वासुकी होता तो पर्वत स्थिर रहता। यदि केवल देव और असुर होते
तो रस्सी न होती, यदि केवल मंदराचल होता तो गति न होती, और यदि केवल गति होती तो मंथन न होता। सृजन के लिए दबाव और दिशा दोनों चाहिए। शक्ति का संतुलन। गरुड़ क्या दर्शाता है? विजन, एक्सपेंशन, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, रैपिड एक्शन। वासुकी क्या दर्शाता है? एनर्जी स्टोरेज, डेप्थ, प्रेशर, ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्न वर्ल्ड में भी यही मॉडल दिखता है। इनोवेशन बनाम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर पावर बनाम ग्राउंड कंट्रोल, डेटा स्पीड बनाम एनर्जी स्टेबिलिटी। सैटेलाइट बिना ग्राउंड स्टेशन के व्यर्थ है, रॉकेट बिना फ्यूल के व्यर्थ है। मनोवैज्ञानिक आयाम। अब इसे मानव मस्तिष्क में देखें। गरुड़ मन का वह भाग हो सकता है जो उड़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जोखिम लेता है। वासुकी मन की वह ऊर्जा हो सकती है जो भीतर कुंडलित रहती है, जो तुरंत नहीं दिखती, लेकिन जब सक्रिय होती है तो परिवर्तन कर देती है। योग में कुंडलिनी की अवधारणा इसी ऊर्जा को दर्शाती है। सर्प नीचे कुंडलित, गरुड़ ऊपर गतिशील। ऊर्ध्व गति तभी संभव है जब भीतर ऊर्जा हो। ऐतिहासिक व्याख्या। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाग परंपराएं स्थानीय जनजातीय संस्कृतियों से जुड़ी थीं और गरुड़ वैष्णव परंपरा का प्रतीक बना। यह सांस्कृतिक समन्वय भी हो सकता है। पूर्ण युद्ध नहीं, संक्रमण। संघर्ष नहीं, संतुलन की प्रक्रिया। राजनीतिक प्रतीक। गरुड़ कई राजवंशों का प्रतीक बना। गुप्त साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह। लेकिन वासुकी भी गायब नहीं हुआ। वह शिव के गले में है, वह मंदिरों में है, वह योग परंपरा में है। मतलब दोनों प्रतीक जीवित रहे। यदि एक पूरी तरह जीत जाता तो दूसरा इतिहास से मिट जाता। ऐसा नहीं हुआ। विज्ञान की दृष्टि। एनर्जी सिस्टम्स में दो चीजें जरूरी होती हैं, कंप्रेशन, रिलीज। सर्प कंप्रेशन है, गरुड़ रिलीज है। बैटरी एनर्जी स्टोर करती है, मोटर उसे गति में बदलती है। प्रेशर कुकर दबाव बनाता है, स्टीम टरबाइन उसे शक्ति में बदलता है। समुद्र मंथन का मॉडल आज भी ऊर्जा विज्ञान में दिखाई देता है। बड़ा प्रश्न, तो क्या गरुड़ और वासुकी वास्तव में युद्ध के प्रतीक हैं या वे एवोल्यूशन के प्रतीक हैं? क्या वे हमें सिखाते हैं कि विरोधी शक्तियां वास्तव में पूरक हो सकती हैं? आधुनिक समाज में, आज की दुनिया में, यदि केवल गरुड़ मानसिकता हो, तेजी, विस्तार, एक्सपेंशन, तो असंतुलन होगा। और यदि केवल वासुकी मानसिकता हो, दबाव, संग्रह, संरक्षण, तो ठहराव होगा। प्रगति संतुलन से आती है। अंतिम दृष्टिकोण। अब कल्पना कीजिए, गरुड़ और वासुकी आमने सामने खड़े हैं। क्या वे युद्ध करेंगे या पहचानेंगे कि एक बिना दूसरे अधूरा है? समुद्र मंथन में दोनों अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। एक अमृत तक पहुंचा, दूसरे ने अमृत निकाला। एक ने संसाधन हासिल किया, दूसरे ने प्रक्रिया चलाई। अंतिम संदेश। शायद असली प्रश्न कौन अधिक शक्तिशाली है यह नहीं है। असली प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर गरुड़ और वासुकी दोनों को संतुलित कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास विजन है? और क्या हमारे पास एनर्जी भी है? क्या हमारे पास गति है? और क्या हमारे पास धैर्य भी है? समापन। गरुड़ केवल आकाश की कहानी नहीं, वासुकी केवल पाताल की कहानी नहीं। ये दोनों मानव चेतना के दो आयाम हैं, ऊपर उठना और भीतर उतरना, गति और गहराई। और शायद यही कारण है कि यह कथा हजारों वर्षों से जीवित है, क्योंकि यह केवल देवताओं की नहीं, मानव मन की कहानी है।